जेठ महीने के आग उगलते मौसम में गोविंद जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबदर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवास पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के जो 2 बजे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे, सुबह से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आदतों ने भी खाने की गुहार लगा रही थी। गोविंद जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बुझे मन से गोविंद जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक और तो इतनी भयंकर गर्मी, और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें कुछ खाने के लिए दे। गोविंद जी के कमरे में पंखा नहीं था, जिस कारण वह आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनका बेटा बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। संजीव और रीना दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। गोविंद जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची 2 रोटियां रख दी थी और अपने ससुर से यह कहकर चली गई थी कि चाय बनाकर उनके साथ यह रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू रीना रात की बची हुई रोटियां गोविंद जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो गोविंद जी को इस चीज़ की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू की दावत खाने चले गए। रात के समय जब गोविंद जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वह रसोई घर में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटी में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं था। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन गोविंद जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू को इस समय खाना बनाने के लिए कहे। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रही और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीती जा रही थी, गोविंद जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने की आवाज़ सुनकर साथ ही उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू रीना रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से गोविंद जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यही सोच रहे थे कि उसी समय उनके कानों पर एक कड़क कड़कती जोरदार आवाज़ आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा कि अपने आपने उठने में, इतनी देर भी कोई सोता है क्या? गोविंद जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला गोविंद जी की आंखों में थमाते हुए बोले, जल्दी से यह चाय लीजिए और घर के काम में मेरी मदद कीजिए। 2 दिन कंबल उन्हें धो दीजिए और छत पर सुखाने के लिए डाल दीजिए, और जब तक यह काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ू पोछा भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना। घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। बहू एक के बाद एक बात बोली जा रही थी, लेकिन रात से भूखे गोविंद जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए।
एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उन्हें इतना काम भी नहीं किया जाता था, परंतु वह बहुत सारा काम करने के बाद गोविंद जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख गई थी वह सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उन्हें रोटी को खा नहीं पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब यह इल्ज़ाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। ये अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए रीना ने गोविंद जी के हाथों पे एक बिस्कुट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कबाड़खाना बना रखा है। गोविंद जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गए कि अपने बेटे के आते ही हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा संजीव भी बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की धमकी दे देगा। जब से बेटे की शादी की है उससे अपने बूढ़े बाप की तकलीफ नज़र नहीं आती। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की बातों में सुनता है। इसलिए गोविंद जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में चले गए। वहीं आकर बैठ गई। सोचने लगी कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितने मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा संजीव हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे ना तो कुछ दिखाई देता है और न ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं, तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आगे उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भूखे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया है मैंने अपने बेटे के लिए? अरे ताई, क्या मेरे पास सिर्फ 2 कमरे का घर और एक छोटी सी खिलौनों की दुकान, लेकिन मैंने सोच लिया बड़ा कारोबार बड़ा खड़ा करूँगा। इसलिए उसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। उनके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज संजीव की एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी की। सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी शारदा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक से डेंगू बुखार होने और लाख कोशिशों के बावजूद मेरी पत्नी शारदा मुझे छोड़कर चली गई। जब तक शारदा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बन गया। धीरे धीरे मेरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या ख़राब हुई, बेटे ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप बूढ़े हो गए हो, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान में
बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा तो मुझे 1 रुपये तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे। गोविंद जी की पत्नी शारदा को बेदर्द बुढ़ापा दिन खराब होता जा रहा था।